तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आज की हमारी कहानी मंगलसूत्र। आज की ये कहानी मेरे खास व्यूअर ने भेजा है। ये कहानी एक खौफनाक घटना से स्टार्ट होकर के एक मौत के मंजर पर समाप्त होता है। आज की ये कहानी जितनी साधारण लग रही है, ये उससे भयानक रूप लेने वाली है। ना तो आज से पहले मैंने इतनी डरावनी कहानी सुनाई थी और शायद ऐसी कहानी कभी भविष्य मिलेगी। तो आज ये गाइज, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी कहानी आपको सिर्फ मिलेगी हमारे YouTube चैनल यूट्यूबर भैया जी पे हर रात 8 बजे। तो गाइज, आज कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की ये कहानी उस समय स्टार्ट होती है जब मीना और उसके पति एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। माना कि ये घर उतना भी नया नहीं होता, पर उन्होंने 2-2 रुपये इकट्ठा करके एक नया मकान खरीदा था। ये मकान शहर से बिल्कुल दूर दरियागंज में पड़ता था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने पहला मकान खरीदा था। उन्होंने वहाँ का माहौल भी देखा था तो काफ़ी शांत। उन्होंने यही 2 कारण, एक शांति और एक अच्छे लोगों को देखकर उस जगह में शिफ्ट हुए। घर काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ा विशाल था। उन्होंने खुशी खुशी घर की पूजन भी की, सभी को बुलाया और अच्छे से घर में रहने लगे। ये सिलसिला लगभग 2 महीने तक नहीं चला। बिल्कुल साधारण माहौल था जैसे हर घरों में होता है। पर 2 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि सारी खुशी को पलट कर रख दिया। ये कहानी स्टार्ट होती है उस समय जब मीना के पति रमेश ऑफिस के जॉब पे गए हुए थे और इधर घर पे मीना गार्डन में कुछ फूल लगा रही थी। और उस दौरान उनको खुदाई में एक छोटा सा मंगलसूत्र दिखता है। ये मंगलसूत्र लाल रंग का था। मीना इसे हाथ में उठाती है और देखती है तो बहुत पहले तो विचित्र आश्चर्यचकित ध्यान जाता है। इतना खूबसूरत, ये काफ़ी महंगा लग रहा था और इसे इस तरह किसी ने मिट्टी में कैसे फेंका होगा। फिर मीना सोचती है, हो सकता है कि मेरे आने से पहले इस घर में जिसका घर था उसी किसी का होगा, और वो अपने हाथ से उसे फेंक देती है। फेंकने के बाद वो पौधे लगाने लग जाती है। पर ना जाने क्यों जब मीना ने पहली बार उस मंगलसूत्र को देखा था तो वापस से उसका ध्यान उसी को आकर्षित हो रहा था। वापस से जा करके उसे हाथ में उठा करके फिर से उसी ओर देख रही थी। उन्होंने लगभग आधे घंटे से देखने के बाद उसे धो दिया और धोने के बाद उसकी खूबसूरत कुछ ज़्यादा झलकने लगी। उसे पक्का हो गया कि ये पूरा का पूरा गोल्ड है और काफ़ी महंगा होगा। उसने ये बात अपने पति को नहीं बताई। उसने इसे रख दिया लॉकर में। उसने सोचा कि समय आने पे ज्वेलर पे उसे बदला करके एक नया कुछ खरीद लेगी। पर क्या पता था कि वहाँ तक पहुँचने से पहले इसके बीच और कई सारी घटनाएं होने बाकी थी। जिस शाम को मीना ने उस मंगलसूत्र को अपने लॉकर में रखा था, ये सिलसिला उसी दौरान स्टार्ट हो चुका था। उसी दिन शाम को मीना के पति रमेश कहते हैं कि आज मैं घर नहीं आने वाला। आज थोड़ा मीटिंग के सिलसिले में मुझे यहीं पे रुकना है। एक विदेश की टीम है जो रात लगभग 12 बजे पहुंचने वाली है और उन्हें वापस से अर्जेंट फ्लाइट पकड़ना है, तो आज यहीं रुकना पड़ेगा। तभी मीना कहती है ठीक है, और वापस से वो मीना मात्र उतना ही खाना बनाती है जितना वो खा सके और वह सोने चले जाती है। सोने से पहले वो कई सारी बातें सोचती है। उस
मंगलसूत्र को लेकर। या तो वो पहन ले और या तो उसे बदलवा ले, और ये सोचकर वो सो जाती है। तभी अचानक रात के 10:30 बजे उसका कोई दरवाज़ा खटखटाता है। वो रात को उठती है और देखने चले जाती है कि इतनी रात को आखिर कौन आया होगा। तभी वह जब गेट के पास जाती है तो बाहर अंदर से आवाज़ देती है कि बाहर कौन है। बाहर से कोई रिप्लाई नहीं आता। उसे थोड़ा डर इस बात का था कि जब से वो इस सोसाइटी में आई है, जैसा कि उसने सोच के लिया था, ये काफ़ी शांत मालूम होता है और ये उतने पड़ोसी का नाम भी नहीं जानती थी। इसीलिए उन्होंने पहले पूछा ये कौन हो, और बाद में उसने गेट भी खोला, क्या सोचकर कि हो सकता है कोई बगल की पड़ोसी आई होगी। और देखा बाहर जब जा करके तो बाहर कोई भी नहीं होता। ये सोचकर वो पहले झटका उसे लगा और बाद में उसने गेट बंद किया। बंद करने के बाद वो अंदर आ गई और उसने रमेश को फ़ोन लगाया और कहा, हेलो, क्या आप अभी घर आए थे या फिर यहीं कहीं हो और मजाक कर रहे हो मेरे साथ? इसी बात पर रमेश कहता है, ये तुम क्या पागलों वाली हरकत कर रही हो? मैं बोल रहा हूँ ना मैं मीटिंग में हूँ। और इतना कह के रमेश फ़ोन काट देता है। मीना खुद में बुदबुदाती हुई कमरे को ओर चली गई। पता नहीं इतने रात को यहाँ पे कौन आ गया। अजीब बंदा था वो, जो भी था, हो सकता है कोई बच्चा होगा। और वो कमरे चले जाती है। लगभग वो कमरे में लेटने वाली ही होती है कि वापस से आवाज़ सुनाई देती है दरवाजे खटखटाने की। पर इस बार वह दरवाज़ा नहीं खटखटाती है। वह छत पे जाती है और छत के बालकनी से झांकने लगती है कि शायद बाहर की ओर देख सके कि कौन खड़ा है। पर वहाँ कोई नहीं होता, पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ ही रही होती है। ये प्रोसेस, ये चीज़ पहली रात होती है। सुबह होते ही उसे तो अपने पड़ोसी से बात करना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो नई नई आई थी और क्या बात करे, किस टॉपिक बात करे, वो काफ़ी सोच रही थी। पर ये जो रात को हुआ था, इसके बाद उसे बात करना इम्पोर्टेंट था। उन्हें सोचा कि चलो बात कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कहीं सोसाइटी में कोई चोर वोर तो नहीं है। और वो जस्ट अपने घर के बगल वाले रेशमा आंटी के यहाँ जाती है और कहती है, आंटी जी नमस्ते। वो रेशमा आंटी उनको देखकर बहुत हैरान से देख रही होती है, ना जाने किसी और को देख लिया, कुछ भूत देख लिया। तभी वो कहती है, मैं मीना, मैं आपकी पड़ोस में नई आई हूँ, ये जो घर है वो मैंने खरीद लिया है। रेशमा आंटी कहती है, हाँ तो ठीक है, इसमें मैं क्या करूँ? कहती है, आंटी जी मैं बस इतना पूछने आया हूँ कि इस सोसाइटी में कोई चोर है क्या? वो कहती, क्यों? कहती, नहीं, रात को बस मेरे दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई थी। वो कहती, नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मीना वहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। वो फिर से अपने आप में बुदबुदाती है, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, कोई ठीक से जवाब नहीं देता, बहुत चिड़ी इंसान थी। चलो हटाओ। ये सब बातें करते करते खुद में वो वापस घर चली जाती है। तभी वह खाना बनाने लगती है और बस कुछ देर पहले उसने घर पे पोछा भी लगाया था। और जब किचन से बाहर निकलती है तो देखती है पूरे बरामदे में किसी की गंदे पैर के निशान पड़े हुए हैं। उसने सोचा कि मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बाहर से तो आई, पर मेरे पैर के तो गंदी में नहीं थी, मैंने तो चप्पल पहना था। तो ये पूरे हॉल का हालत इतनी ख़राब किसने की? वह किसे कहती? वापस उसने पोछा लगाया और कमरे में जा करके खाना खाने के बाद मैगजीन पढ़ने लगी। और वापस से मैगजीन पढ़ते हुए उसे ख्याल आया कि चलो आज ये पूरी घर को देखा जाए और समझा जाए। और वो अपनी हर एक कमरे में ढूंढने लगी, घूमने लगी। और साथ ही साथ उसे ढूंढते हुए एक स्टोर रूम मिला, जो उस घर का स्टोर रूम था। उस स्टोर रूम में कुछ ऐसे सामान थे जो यहाँ पे रह रहे पहले लोग जो रहते थे उनका सामान था। उन्होंने यहाँ कह दिया था रमेश से, उसके पति से, कि आप अगर स्टोर में कुछ सामान कभी अगर यूज करना चाहो तो कर लेना,
या तो वहीं छोड़ देना। मैं 2 से 3 महीने के बाद आकर के वो सारे सामान को वहाँ से शिफ्ट कर दूंगा। तब तक बस उस सामान को ध्यान से रखिएगा। रमेश ने इस बात पे कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, पर यह बात मीना को खटक रही थी। मीना बस कमरे में घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो वह स्टोर रूम की तलाश में चली गई। स्टोर में जा देखा तो कई सारे सामान पड़े थे। उसमें एक सामान पे ध्यान गया तो वह था एक बहुत मोटा डंडा। वो डंडा किनारे में पड़ा हुआ था, जिसमें कोने पे एक लाल रंग का खून लगा हुआ था। वह देखकर वो डर गई कि ये खून लग रहा है और इस डंडे में कैसे लगी है, और स्टोर रूम और तलाश करती है तो देखती है एक बोरी में न जाने क्या रखा हुआ था। और जब वो बोरी खोलती है तो बोरी में कई सारी फ़ोटो होती है, और शायद ये उस फैमिली की थी जो वहाँ पे पहले रहते थे। वो सबकी फ़ोटो एक एक करके देखती है तो उसमें एक औरत की फ़ोटो बहुत विचित्र लगती है, क्योंकि एक औरत जितने फ़ोटो में थी उसके गाल पे, उसके हाथों पे कुछ अजीब प्रकार का निशान था। लग रहा था उसे किसी ने बुरी तरीके से पीटा है या फिर वो किसी टॉर्चर का शिकार हो रही थी, क्योंकि उसका हालत हर एक फ़ोटो में अजीब था। सबके मुंह पे स्माइल, पर उसके मुंह पे बिल्कुल भी स्माइल वाली फेस नहीं थी। और ये देख करके वो सोचती है कि रात को रमेश को बताएगी ये सब बारे में। रात को जब रमेश थक के आता है तो मुंह हाथ धोकर वो कहता है कि मीना खाना तैयार है। मीना कहती है हाँ खाना तैयार है। और खाना खाने के बाद रमेश कहता है हमने अच्छा घर लिया है ना। वो कहते हैं घर तो अच्छा है, पर कल रात कोई दरवाज़ा बाहर से खटखटा रहा था। इसी बात पे रमेश कहता है क्या बात कर रही हो। वो कहती हाँ मैंने बगल वाली रेशमा आंटी से पूछा तो वो चिढ़ गई। कहता चलो छोड़ो। और इतना कह के रमेश कहता है अभी लोग चिढ़ेंगे ना, अभी हमारे दोस्ती नहीं हुई है। हम जल्द ही 15 दिन के बाद जो मेरी सैलरी आएगी हम ये सोसाइटी वालों को एक छोटी सी पार्टी देंगे, जिसमें सारे लोग हमारे घर आएंगे और इस दौरान हमें सबसे दोस्ती हो जाएगी। पर शायद ये रमेश गलत सोच रहा था। खैर यहाँ पे मीना बताती है कि उस कमरे में एक पेंटिंग थी, फ़ोटो थी, उसमें ऐसी तस्वीरें हैं। रमेश कहता छोड़ो ना, हमें क्या, ये होंगे पुराने वाले जो लोग रहते थे यहाँ पे, अभी ये घर हमारा है और वो सामान बस 2 महीने के लिए है, जिसका है वो वापस ले जाएगा। उसके बाद ये समय बीतते जाता है और ये घटना कब नहीं होती। कभी मीना के घर में वो पैरों के निशान, तो कभी खाने का जल जाना। इस प्रकार की वो छोटी छोटी घटनाएं स्टार्ट हो चुकी थी। और सबसे बड़ी घटना ये थी कि जितने भी गार्डन में उसने फूल लगाए थे वो सारे मर जा रहे थे। फूल फूलने से पहले ही सारे मुरझा जा रहे थे। इससे वह तंग हो चुकी थी। उसे लग रहा था शायद ये मिट्टी खराब हो, यहाँ के मौसम खराब हो, पर पता नहीं चल रहा था एडजस्ट प्रॉब्लम क्या है। तभी वो कुछ दिन बीतता है और रमेश अपने घर में छोटी सी पार्टी रखता है और एक कार्ड छपवाता है जिसमें वह कहता है कि जिसमें हर एक घर जाके कहता है कि जो मैंने घर खरीदा आपके सोसाइटी में, मैं आपसे कुछ पार्टी देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सभी शामिल हो जाइएगा, अच्छा लगेगा। इतना कह के वो चला जाता है और रात की सारी डेकोरेशन के बाद वह इंतज़ार करता है कि जल्दी से कोई हमारे घर आए मेहमान बन के, हमें अच्छा लगेगा और इससे हमारी दोस्ती बढ़ेगी। रात के इंतजार करते करते रात के 10 बज जाते हैं और 10 से 11, पर कोई भी नहीं आता उनके घर। तभी वह कहता है कि मीना इतनी सारी हमने ऑर्गेनाइज की, तैयारियाँ की, पर हमारे घर तो अब तक कोई नहीं आया। वो कहते हैं पूरी सोसाइटी तो बुला नहीं सकते, पर एक काम करते हैं, कल मैं गई थी, आज आप चले जाओ बगल वाली रेशमा आंटी के घर और जाके ज़रा पूछ लो कि आप हमारे घर आए क्यों नहीं, और आप जल्दी चलिए हमारे घर इस टाइम। वो जाता है और उसके घर पे जैसे ही पहुंचता है तो बाहर से रमेश टीवी की आवाज़ सुनता है कि अंदर सब लोग टीवी देख रहे होते शायद। और जैसे उसने दरवाज़ा खटखटाता है तो अचानक उसके घर में छोटी सी लड़की दौड़ के आती है और इस खिड़की से झाँकती है और घर जाके कहती है मम्मी मम्मी बगल वाले अंकल आए हैं। और इसके बाद घर का लाइट और टीवी सब बंद होता है और इसका अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं देता। लगभग 15 मिनट दरवाजे को बीट करने के बाद वापस से रमेश घूम के घर आ जाता है
और मीना को कहता है कि मीना, सच में उस घर के लोग बहुत ही अजीब है। मेरे जाने के बाद पता चल गया जैसे कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और रिप्लाई कुछ भी नहीं दिया। वो कहते हैं कि चलो छोड़ो, ये जो भी हमने खाना बनाया है ये गरीबों को बांट देंगे। पर ना जाने ये सोसाइटी में क्या मैटर। इसका पता करने के लिए अगली सुबह वहाँ के वॉचमैन से मिलता है और रमेश कहता है कि भाई वॉचमैन सुनियो। कहता हाँ, देखो मुझे नहीं पता सोसाइटी में क्या हुआ था पहले, पर मुझे यहाँ के बारे में बताओ, ये लोग ऐसे ऐसे हरकतें क्यों करते हैं। पहले तो वो कुछ नहीं कहता और रमेश उसको दोस्तों को नोट दिखाता है और वो दोस्त में सारी बातें उगलना स्टार्ट करता है। वो कहता है साहब, आप किसी को बताना मत, पर यहाँ पे जो आपसे पहले जिन्होंने घर बेचा आपको, वह उनकी नई नई शादी हुई थी, पर वह अपने पत्नी को बहुत ही पीटता था। उसका सास ससुर सब मिलके उसके पत्नी को पीटते थे। सोसाइटी वाले में वो रोती रोती निकलती थी, कहीं से हेल्प मांगती थी, कहती थी कि ये दहेज के लिए उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको बीट किया जा रहा है, मारा जा रहा है और कई प्रकार के और शोषण किए जा रहे थे। बेचारी कई बार यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, पर तभी इस सिलसिले के बाद लगभग इसके साथ 6 महीने ये सब घटना होने के बाद एक शाम को हमें खबर आया कि ये सारे लोग यहाँ से कमरे खाली करके जा रहे हैं, पर वो औरत को हमने देखा नहीं। उसकी बीवी जिसको वो मारा करता था वो घर से वो नहीं निकली। मैंने पूछा भी, सोसाइटी कई लोगों ने पूछा कि आपकी बहू कहाँ है, और उस लड़के से पूछा गया आपकी पत्नी कहाँ है। उसने कहा कि वो तो रात को जा चुकी है, बस हम अभी जा रहे हैं, वो पहले जा चुकी है। और इतना कह के वो यहाँ से कुछ सामान लेकर के वो शिफ्ट होता है और उसके 2 महीने बाद वापस सोसाइटी में आता है और घर का थोड़ा और सुधार करके कलर वगैरह करके वो आपको बेच देता है। और बस हमें इतना ही इसकी घटना ही पता है। पर वो बेचारी औरत जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ उसे हमने आज तक नहीं देखा। ये सुनकर रमेश के पैरों तले जमी खिसक जाती है। और ये बात वह घर जा कर के मीना को बताता है। मीना कहती है बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, पर मीना ने यह नहीं बताया कि उसके गार्डन में एक मंगलसूत्र मिला था। और मीना ये बात अब भी छुपाई रहती है। तभी अचानक रमेश उससे बोल पड़ता है कि मीना, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें यहाँ पे कोई फ़ोटो देखा स्टोर रूम में, वो फ़ोटो ज़रा मुझे दिखाना। मीना कहती है ठीक है, चलिए आप। और वो जा करके एक करके सारे फ्रेम को देख रहे होते हैं। और तभी वह कहते हैं रमेश कि यार बेचारी कितनी मासूम है, ये लोग आजकल कितने अत्याचार होते हैं, दहेज के लिए कितना टॉर्चर करते हैं। और अचानक रमेश कहता है कि बेचारी का ये मंगलसूत्र उसकी रक्षा करता है, इसे सभी लोग कहते हैं, पर बेचारी के मंगलसूत्र होते भी कुछ ने रक्षा नहीं किया। तभी उसने मीना ने ध्यान से उस मंगलसूत्र को देखा तो सेम वही था जो उसने गार्डन में पाया था। और ये सोचकर अब वो डर गई, क्योंकि उसके गले का मंगलसूत्र वहाँ पे कैसे पहुँचा, और इसी बात को अब भी छुपाई रही थी। तभी वो खुद को रोक नहीं सकी और अचानक एक रात उसे एक खतरनाक सपने आए और उसके बाद ये सारी बातें उसने उगल दिया। उसने कह दिया कि मैं जब गार्डन में जब फूल लगा रही थी उसके दौरान मुझे एक छोटा सा मंगलसूत्र मिला जो काफ़ी खूबसूरत था और काफ़ी महंगा। मैंने उससे आपसे छुपा करके उसे मैंने अब तक लॉकर में रखा है। वो कहते हैं क्या सच्ची, दिखाना ज़रा। और जैसे वो लॉकर खोलती है तो इसमें मंगलसूत्र नहीं होता। वो चौंक जाती है कि मैंने तो यहीं पे रखा था, ये कहाँ है। तो इसी बात पे रमेश कहता है ज़रा वो जगह दिखाओ मुझे जहाँ से तुमने वो मंगलसूत्र निकाले थे। वो कहती है चलिए। और जब वहाँ पे खुदाई की जाती है तो वापस से वो मंगलसूत्र वहीं मिलता है। ये बात सोचकर और जो भी मीना के साथ इस 1 महीने में हुआ था और यहाँ के जो लोग का व्यवहार था, इस सारे मद्देनज़र रखते हुए वह रमेश इस ख्याल पे पहुँचता है कि इस यहाँ पे कुछ तो बुरा हुआ है। और इसी बात का पता लगाने के लिए वहाँ के पंडित को बुला लेता है। कहता है पंडित जी, आपने हमारे घर का पूजन तो कर दिया, पर घर के गार्डन में
मैं कुछ ऐसा मिला और इसके बाद कुछ ऐसे घटनाएं हो रहे हैं और ना जाने क्यों इस सोसाइटी के सभी लोग हमसे बिल्कुल ही बात ही नहीं कर रहे हैं। आप इसी बात पे वह पंडित हिचकिचाते हुए कहता है कि बेटा मैं तुम्हें चाहता तो उसी समय बता देता जब मैं तुम्हारे घर के पूजन में आया था, पर मैंने सोचा ये सारी चीज़ नॉर्मल हो गया होगा, पर शायद कुछ नॉर्मल नहीं है, तो अब तुम्हारी सारी बातें बता देता हूँ। इसी बात पर रमेश कहता है पंडित जी कौन सी बात, क्या आपने छुपा रहे हो? वो कहते हैं सोसाइटी के सभी लोग जब यहाँ का जो इसका घर था वो खाली करके जाता है तो सोसाइटी के सभी लोगों को इस घर से कई अजीब और गरीब आवाज़ सुनाई देती है। रात को कोई इस घर से पार नहीं हो पा रहा था। सभी को कई दिन ये डर सता रही थी कि आखिर इसमें कौन सा हादसा हुआ है। और कुछ ही दिन बाद यह हादसा बढ़ता चला गया और सोसाइटी के एक बच्चा क्रिकेट खेलते हुए जब उसका बॉल इस घर में पहुंचा तो जब वो घर दौड़ के बॉल लेने के लिए खिड़कियों से दौड़ा तो उसे एक औरत दिखी और ये कोई और नहीं उसी की बहू थी और उसी की पत्नी। और उसके बाद बच्चा पागल हो गया। उसका इलाज अब भी चल रहा है। मैं चाहता तो ये सारी बातें तुम्हें उसी समय बता देता, पर मुझे लगा जब मैंने छोटा सा पूजन किया था सोसाइटी में उसके बाद ये सब ठीक हो गया होगा, पर ना, शायद हो सकता है कि जब तुमने ये मंगलसूत्र दोबारा निकाला, इसके साथ छेड़छाड़ किया, तभी ये स्टार्ट हुई है, पर इसका पूर्ण रूप से ठीक करना इतना आसान नहीं है। ये घर में उस औरत की कहीं डेड बॉडी छुपाई गई है। वो चौंकता है रमेश और कहता है ये कैसे हो सकता है? कहता है हो सकता है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, सोसाइटी के लोग कहते हैं कि उस औरत को जाते हुए किसी ने देखा और ये घटना कई सारी यहाँ पे हो रही है और तुम्हें इसका मंगलसूत्र यहाँ मिला, तो ये तो कन्फर्म है कि वो बुरे लोग उनको ये घर में छोड़ना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि ये घर इतना महंगा है। अगर वो औरत को छोड़ देते तो वो यहाँ रहती और उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी, मतलब औरत आज जिंदा नहीं है। कहते मतलब वो हमारे घर में कहीं होगी? कहते हाँ। और कहते हैं अगले दिन से काम स्टार्ट करो, अपने घर की जिस कोने में तुम्हें शक होता है, जो थोड़ा कमज़ोर जगह है, उसकी खुदाई करो। रमेश जाता है और कुछ मजदूर को बात करता है कि अगले दिन उसके घर पहुंचे। अब उसे खर्चा लगना था दुगना, पर क्या करता, जिससे उसने घर खरीदा था उससे वो फ़ोन लगाता है, पर उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आता है। वो समझ जाता है कि वह पैसे लेने के बाद अब वो फ़ोन नहीं उठाने वाला और वह रात को सो जाता है। रात को अचानक उसके घर में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ सिर्फ रमेश ही नहीं, उसकी पत्नी मीना भी सुन रही थी। दोनों उठते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कहते हैं क्या तुमने ये आवाज़ सुना? कहते हाँ बिल्कुल, पर ना जाने किधर से आ रही थी। और ये आवाज़ सुनते सुनते जब वो कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो उसी औरत को हॉल में बैठा पाते हैं जिसकी फ़ोटो उन्होंने देखा था और उसके हाथ में वही लाल मंगलसूत्र होता है। वो औरत वहाँ बैठ के रो रही होती है। वो एक ही चीज़ कहती है कि बस तुम मेरा एक काम कर दो। ये सुनकर रमेश तंग रह गया कि ये बोल भी रही है। वो काफ़ी तक काँप रहा था। काँपते हुए वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा कौन सी काम? वो कहती है मुझे मेरे पति ने इसी घर में मार के दफना दिया। मैं चाहती हूँ कि बस उसको भी ऐसी मौत मिले। तुम उसे यहाँ पे ले आओ, मैं यहाँ से चले जाऊँगी। मैं किसी को कुछ हानि नहीं पहुँचाना चाहती, पर यह करना रमेश के लिए बहुत दिक्कत था। उसे कहता है कि हम उसे कैसे भुलाएंगे यहाँ पे, तुम ही बताओ। वो कहते ज़्यादा कुछ नहीं, इसी बरामदे के बीच मेरी बॉडी है। इस बॉडी उसे फोन करके ये कहो किसी तरह कि तुमने जिसे मारा है उसकी बॉडी मिल चुकी है
और पुलिस उसको बुला रहे हैं। ये सारी बातें उनको कह के और या फिर कोई और रास्ता से डरा करके उसे यहाँ बस बुलाए। वो भी कहती है कि आप पुलिस को मत बुलाना, क्योंकि पुलिस मुझे यहाँ से उठा कर कहीं और ले जाएगी और हो सकता है कुछ इल्ज़ाम आप पे डाल सकते हैं। इसीलिए ये घर आपने ख़रीदा है, हो सकता है आप फंस जाओगे, बस उसे यहाँ बुलाओ। और इतना कह के वो गायब हो जाता है। रमेश अगले दिन ड्यूटी नहीं जाता और यही सारी बातें सोचता है कि इसने जो कहा था वो कैसे करे। तभी वह रमेश लैंडलाइन नंबर से फ़ोन करके उसे कहता है, हेलो। कहता हाँ जी। कहता आपने दरियागंज में घर बेचा है ना उन्हें? वो कहता हाँ। कहता है आप पे कंप्लेन है। वो कहता आप कौन? कहता मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ। आपने इससे घर बेचा है, वो एक नंबर चोर है, उन्हें कई सारे मर्डर भी किए हैं। आपको थाना आना पड़ेगा, अपना घर वापस लेना पड़ेगा और इसके बदले आपको एक साइन करना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है सर जी, मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि वो चोर है, मैं पहुंचता हूं। वो कहता है अगले दिन वो सीधा अपने घर पहुंचता है और वो दोनों वहीं पे खड़े होते हैं, मीना और रमेश। वो कहते हैं क्यों बे, तुमने चोरी की और यहाँ पे रहने आ गए? मुझे बेवकूफ़ सोचा है? सोसाइटी वाले सारी बात देख रहे थे। वो कहता है सोसाइटी वालों को, ये चोर आप लोग को पता नहीं चला? कहीं आप लोग घर सामान चेक कर लो, कहीं चोरी ना किया हो। और इतना कह के उसे घर लाता है। अंदर वो धीरे धीरे चिल्लाता चीखता अंदर आता रहता है और तभी वहाँ पे पंडित बैठे होते हैं। कहता पंडित जी आप? वो कहता पंडित जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तभी पीछे से रमेश उसके सिर पे एक मोटा डंडा मारता है। वो वहीं बेहोश जाता है और तभी अचानक जब उसकी नींद खुलती है तो रात के 12 बज रहे थे और वह अचानक जब उठता है उसका नज़र घूम रहा होता है। वह ठीक से किसी भी चीज़ को देख नहीं पाता और वहाँ पंडित बैठे होते हैं। और तभी वो देखता है उसके हॉल में वो जहाँ पे उसने दफनाया था अपनी पत्नी को, वो जगह पे मिट्टी हटाई हुई है और उसकी बॉडी बाहर है और पंडित वहाँ पे किनारे में आग लेके खड़े हुए हैं। और तभी वो औरत जिसकी मौत हुई थी वहाँ आती है और बीच में वहीं पे खड़ा होकर के हंस रही होती है और उसके हाथ में मंगलसूत्र होता है और वो कहती है यही मंगलसूत्र है ना जिसे तुमने मेरे गले से खींच के तोड़ा था? तुम्हें क्या लगा जब कस्में खाए थे साथ जाने की साथ जीने की, तुम अकेले मरूंगी? और इतना कह के हंसने लगती है और तभी अचानक उसे अपनी ओर खींच लेती है और अचानक पंडित के हाथों में जो आग के लपटे थे वो अचानक अपने आप उनके हाथ से छूटकर उस गड्ढे में जाती है और वह जलना स्टार्ट हो जाता है। और तभी तेज चीख होती है और चीख के बाद सारे सोसाइटी वाले उसके घर के बाहर आ जाते हैं। और रमेश कहता है कि बट डरिए मत, आप सब घर आइए। आपने जिस कारण हमसे बात करना छोड़ दिया था, जिसका डर था वो हो चुका है। इस इंसान को बदला मिल चुका है और इस घटना के बाद अब उस घर में भी रहने वाले वो नहीं थे कि जो हुआ था उस घर ने बाद उस घर में जो भी हादसा हुआ ये सही नहीं था रहने के लिए। तो वापस से रमेश कहता है कि चलो मीना कहीं और घर लेते हैं, बस किराए पे रहेंगे जब तक हम इकट्ठा ना कर ले पैसे। और वो भी कोई कम नहीं है अपने घर से और वह वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। ये कहानी वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो गाइज आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी ही ड्रामनी भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर भैया जी को सब्सक्राइब करें। हर रात 8 बजे वेट करें न्यू स्टोरी का। और कमेंट करके हमें ये बताएं कि हमारी ये स्टोरी आपको सुनने में कैसी लगती है। आप हमारे और सारी कहानी सुनने के लिए नीचे जाके देख सकते हैं, कई सारी कहानी आपको मिलेगी। और ये अपने सारे फ्रेंड को शेयर करें, हमारे चैनल के बारे में बताएं। हमारी यूट्यूब फैमिली जैसे 10 के कंप्लीट होगी हम जल्दी से हॉरर सीरीज लॉन्च करेंगे। तो मिलता हूँ इसी के साथ एक नई स्टोरी ले करके। तब तक जय हिंद।
वंदे मातरम।